वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी और हिस्ट्री से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे आरओ एआरओ के बैच के बारे में। आरओ एआरओ का बैच जो है अपने चैनल पे लॉन्च किया जा चुका है। इस कोर्स के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और द प्रयागराज इंस्टीट्यूट टाइप करना है। आपको जो है इस इंस्टीट्यूट का ऐप दिखेगा, उसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद जब आप ऐप के होम पेज पे जाएंगे तो कोर्स ये जो है डिस्प्ले होगा। ठीक है, इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन के लिए मात्र 1499 रुपए जो है फीस रखी गई है। ठीक है, अब आप इस कोर्स में पाएंगे क्या? इस कोर्स में आपको मिलेगा रिकॉर्डेड और लाइव लेक्चर, साथ में 25 टॉपिक वाइज फुल लेंथ टेस्ट, इसके साथ में पूरे साल भर का करंट अफेयर और फ्री जो है स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, इसके साथ आपके एग्जाम की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट हो सकते हैं वो आपको डे टू डे जो है आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन सेशन के बारे में। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है वह यह है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। ठीक है, आपको बताना है कि वह कितनी जनसंख्या थी जिसपे एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो फिक्स किया गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 10 लाख। 10 लाख व्यक्तियों पर एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो फिक्स किया गया था, जो कि संविधान निर्माती परिषद में वो पहुंचा था। ठीक है, तो जिस तरीके से जो संविधान सभा शुरू में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है बनाई गई थी, उसमें जो भी रिप्रेजेंटेटिव, जो भी प्रतिनिधि पहुंचे थे, वह सारे जो है वो 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि वहां पे पहुंचा था। ठीक है, और यह जो इलेक्शन था, यह जो चुनाव था, वह अप्रत्यक्ष तरीके से था। समझ रहे हैं आप लोग? अप्रत्यक्ष तरीके से, ना कि प्रत्यक्ष तरीके से। तो जो चुनाव था ये भी याद रखिएगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन था। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में। ठीक है, तो ये जो प्रस्ताव आता है, ठीक है, यह जो संविधान निर्माती परिषद की जो बात की जाती है, इसकी शुरुआत होती है कैबिनेट मिशन से। ठीक है, कैबिनेट मिशन से, और भारत में कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। तो 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आता है। अब प्रश्न यह आता है कि यह जो मिशन है इसका नाम जो है वो कैबिनेट मिशन क्यों रखा गया? यह इसलिए रखा गया कि कैबिनेट मिशन में जो तीन सदस्य थे, उनका नाम अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, तीनों के तीनों सदस्य ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो है वो कैबिनेट के सदस्य थे। इस वजह से इस मिशन को जो है वो कैबिनेट मिशन कहा गया। ठीक है, अब देखिए, इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट में इस रिपोर्ट में जो है संविधान सभा के गठन का एक फार्मूला प्रस्तुत किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के गठन का फार्मूला या संविधान सभा की गठन की बात किस मिशन के तहत की जाती है, तो वह है कैबिनेट मिशन। ठीक है, और कब आता है भारत में? 1946 में। अच्छा, तो फार्मूला क्या होता है? इस सूत्र से संविधान सभा का प्रत्येक सदस्य, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो संविधान सभा है, उसमें जो भी सदस्य, ठीक है, वहां का जो प्रत्येक सदस्य 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। मतलब कि हर 10 लाख जनसंख्या पर एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो संविधान सभा में पहुंचा था। ठीक, तो ये तो फार्मूला सजेस्ट किया गया था किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन के द्वारा। अब कैबिनेट मिशन के 3 सदस्यों में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रेप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों जो है वो शामिल थे। और जैसा कि मैंने बताया कि ये जो तीनों के तीनों थे वह ब्रिटिश पार्लियामेंट में कैबिनेट के सदस्य थे। इसी वजह से इस मिशन का नाम कैबिनेट मिशन रखा गया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटेन में 2 पार्टी जो है वो रूल करती है, एक है कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरी है लेबर पार्टी। ठीक है, अभी ब्रिटेन में जो इलेक्शन हुआ था वहां पे हाल फिलहाल में लेबर पार्टी जो बहुमत में आई। ठीक है, और ऋषि सुनक जो कंजर्वेटिव पार्टी के थे उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो लेबर पार्टी के सत्ता में आने के बाद ब्रिटेन के वर्तमान जो प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम क्या है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में
दीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यह है कि संवैधानिकतर अधिकार का अर्थ है। ठीक है, तो इस प्रश्न को थोड़ा सा समझिए। क्या बोला है? संवैधानिकतर मतलब कि संविधान के इतर। अगर संधि विच्छेद करेंगे तो इसका जो है इस तरीके से लेना है, संविधान के इतर अधिकार का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है वह शक्ति जो संविधान की सीमा का अतिक्रमण कर देती है। ये ऑप्शन जो हो ही नहीं सकता। ठीक, वह कोई शक्ति जो संविधान का अतिक्रमण करे वो संवैधानिकतर के अंतर्गत नहीं आएगी। ठीक है, वह व्यक्ति जिसे संविधान के अंतर्गत असाधारण शक्ति प्राप्त हो, ये भी नहीं है। ठीक है, वह शक्ति जो संविधान समस्त नहीं है, समस्त नहीं है, सम्मत है। ठीक है, जो संविधान सम्मत नहीं है। ठीक है, तो मतलब कि ऐसी पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ना हो, वो क्या होगा? वो होगा संवैधानिकतर। ठीक है, वो इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो यहां पे सही उत्तर क्या होगा? ये होगा ऑप्शन सी। ठीक, तो संवैधानिकतर अधिकार का मतलब क्या है? वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। तो यहां पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग बात करेंगे भारत में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, वो कौन कौन सी हैं, और जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं भारत में वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक लिस्ट दिया हुआ है, इधर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का दिया हुआ है और इस साइड में जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का दिया है। ठीक है, तो सरसरी निगाह से आप एक बार देख लीजिए। इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी जो है संवैधानिक संस्था है और कौन सी जो गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, एसपीएससी का मतलब कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कि यूपीपीएससी है। ठीक है, यूनियन उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, अटॉर्नी जनरल, सीएजी मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। इसको जरूर याद रखिए, लोग कंफ्यूज रहते हैं। जो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है वह जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंतर्गत आता है। यह जो पद है वह एक संवैधानिक पद है। ठीक है, अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज उसको देखते हैं। नीति आयोग, सीबीआई, सीआईसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, आरबीआई, सेबी, सिडबी, नबार्ड, ट्राई, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, नेशनल हाउसिंग बैंक। इट इज, ये जो है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब कि गैर संवैधानिक संस्थाएं। ठीक है, इनका जो निर्माण है वह भारत में पार्लियामेंट में एक्ट के थ्रू हुआ होगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यह है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद, ठीक है, यहां पे बात की जा रही है किसकी? समाजवाद की। समाजवाद शब्द के निम्न किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, तो समान कार्य के लिए समान वेतन की जो परिभाषा मिलती है आपको मिलेगा अनुच्छेद 14, 15 और 16 को। ठीक है, जो आर्टिकल 14 है वो राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। ठीक है, जो आर्टिकल 15 है कास्ट, रिलीजन, सेक्स, इसके बेस पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो, इसकी बात करता है। और जो आर्टिकल 16 है लोक नियोजन में जो समानता की बात करता है। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 14 जो है वो समानता के अधिकार की बात करता है। किसकी बात करेगा? राइट टू इक्वलिटी की। अनुच्छेद जो आर्टिकल 15 है उसमें क्या है? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद का प्रतिरोध है। ठीक है, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। किसके आधार पर? रिलीजन, कास्ट, सेक्स और बर्थ प्लेस के आधार पर। ठीक है, अनुच्छेद 16 क्या है? लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता की बात की जाती है। ठीक है, जब इन तीनों आर्टिकल्स को मिला के चलेंगे तब जाके क्या होगा? समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। तो इन तीनों आर्टिकल्स का नाम याद रखें, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16। अगला प्रश्न यह कि निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? ठीक है, तो यह है विदेश यात्रा का अधिकार। ठीक है, विदेश यात्रा का अधिकार जो है वो डिफाइन होता है 19(1)(d), जिसमें जो है वो स्वतंत्र विचरण करने के अधिकार की बात की गई है। आर्टिकल 21 में क्या बात की गई है? राइट टू लाइफ। ठीक है, तो जीवन की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, तो राइट टू लाइफ की, जीवन के अधिकार की बात की गई है आर्टिकल 21 में। 19(1)(d) में जो है वो स्वतंत्र विचरण करने की बात की गई है।
तो इन दोनों को जब मिलाकर आप पढ़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको? विदेश यात्रा करने का अधिकार। यह है ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, नीचे कुछ राज्य तथा राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्य संख्या की सूची दी गई है, उनमें से सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रश्न हैं वो आते रहते हैं। आपको बताना है कि राज्यसभा में जो सदस्य संख्याओं की जो संख्या है प्रदेश के अनुसार, यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में कौन सा मिसमैच है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के आगे क्या लिखा है? 16। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की जो सीट है वो कितनी है? मध्य प्रदेश से 11 है। कितनी है? 11, ना कि 16। ठीक है, कितनी है? 11। तो अब क्या करेंगे हम लोग जो है इस पूरी लिस्ट को ही देख लेंगे, जो भी राज्य हैं उन राज्यों से कितना रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा मेंबर का। ठीक, तो प्रश्न में क्या था? मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश में कितनी सीट बताई गई थी राज्यसभा की? प्रश्न में जो 16 दिया गया था, जो कि गलत था। कितना है? ये है 11। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट जो है वो दी हुई है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, तो आप जो है इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज, आप इस तरह ये जो पूरे वीडियो की जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिएगा और इस पीडीएफ को आप ले सकते हैं वहां से। ठीक है, ये जो है फ्रीली अवेलेबल है। अगला प्रश्न, मीमांसा के प्रणेता थे। ठीक है, आपको बताना है कि मीमांसा के प्रोपाउंडर कौन थे? कणाद, वशिष्ठ, विश्वामित्र और जैमिनी। ठीक है, तो मीमांसा के जो प्रणेता है, जो प्रोपाउंडर है, जो मीमांसा की फिलॉसफी दिया था वो जैमिनी ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी। अब जो भी भारतीय दर्शन के स्कूल है, ठीक है, उन सबको अब डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो भारतीय दर्शन के जो स्कूल हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, एक आस्तिक और दूसरा नास्तिक। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि आस्तिक के अंतर्गत कौन आते हैं और नास्तिक के अंतर्गत कौन आते हैं। ठीक है, तो वे जो वेदों में विश्वास रखते हैं वह आस्तिक के अंतर्गत आते हैं। नास्तिक जो वेदों की अथॉरिटी को नहीं मानते हैं, जिनका विश्वास वेदों में कई बातों पर नहीं है, वो किस में आएंगे? नास्तिक में आएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें फिर जो है वो डिवीजन होता है जो कि पूरी तरीके से वैदिक टेक्स्ट पे आधारित हैं। ठीक है, जो वेद हैं उनमें जो बातें कही हैं उन पे जो पूर्णतः से आधारित हैं वो क्या है? मीमांसा और वेदांता। ठीक, और जो है जो अपना जो है एक स्वतंत्र ग्राउंड के आधार पर जो बात करते हैं वो क्या है? सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिका। ठीक है, तो ये जो है आस्तिका के अंदर ये आप जो है 4 स्कूल को याद रखेगा। दर्शन के 4 स्कूल कौन सा? मीमांसा, वेदांता, सांख्य, योग, न्याय और विशेषिका। ठीक है, नास्तिक के अंतर्गत जो नास्तिक के अंतर्गत आते हैं उसमें बुद्धिस्ट, जैन, चार्वाक की फिलॉसफी और आजीविकास। अब हम बात करेंगे जो डिफरेंट दर्शन के स्कूल हैं, ठीक, उसके प्रणेता कौन कौन है वो चीज ये अक्सर पूछा जाता है। और जो मैंने प्रश्न फ्रेम किया था उसमें भी जो है यही पूछा गया था कि मीमांसा के प्रणेता कौन है। ठीक है, तो इसके अलावा जो इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, ठीक है, भारतीय दर्शन के जो अन्य स्कूल हैं उसके प्रणेता कौन कौन है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो चार्वाक दर्शन यहाँ पे दिया हुआ है। चार्वाक दर्शन जैसा कि हमने जो है पिछली स्लाइड में देखा था, ठीक है, क्लासिफिकेशन में चार्वाक दर्शन के जो प्रोपाउंडर हैं वो है बृहस्पति। ठीक है, और इनका जो टेक्स्ट है वो है बृहस्पति सूत्र। ठीक, क्या? बृहस्पति सूत्र। इसके साथ जैन दर्शन महावीर, इनका क्या है? अगम्य साहित्य। ठीक, बौद्ध दर्शन सिद्धार्थ गौतम, महात्मा बुद्ध, इनकी जो बातें हैं उनका संकलन किसमें है? ये है बुद्ध त्रिपिटक। ठीक है, जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक में 3 आते हैं, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक। ठीक है, सांख्य दर्शन, यह इसके प्रोपाउंडर हैं कपिल मुनि। इसमें जो है इन्होंने बात की है सांख्य सूत्र है उसके उसमें। योग दर्शन जो है इसके प्रोपाउंडर पतंजलि हैं, इन्होंने अपनी बात कही है योग सूत्र में। वैशेषिका दर्शन, ठीक, तो ये जो है वैशेषिका जो दर्शन है वह कनाड का है। ठीक, और इन्होंने वैशेषिका सूत्र में अपनी बात कही है। न्याय दर्शन गौतम का है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा भी जाता है कि न्याय दर्शन जो है वो किसकी फिलॉसफी है? तो गौतम की है। और इनका सूत्र क्या है? न्याय सूत्र। न्याय सूत्र में इनका जो है न्याय दर्शन संकलित है। मीमांस दर्शन जैमिनी का, जो कि क्वेश्चन में था। ठीक, इनका क्या है? मीमांसा सूत्र, इनके टेक्स्ट का नाम मीमांसा सूत्र है।
इसी तरीके से वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन जो है वो बद्रनारायण का है। ठीक, इसमें जो है वेदांत सूत्र की बात की गई है। अब हम लोग बात करेंगे जो स्कूल ऑफ वेदांता है। ठीक है, वेदांता को जो है वेदांता जिसे नाम भी जो है इंडिकेट कर रहा है वेदों के अंत। ठीक है, तो वेदों के अंत में जो बातें कही गई उनको जो है वेदांता में जो है संकलित किया गया है। इसको जो है उपनिषद भी बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो वेदांता में जो है जो स्कूल्स हैं वो हैं अद्वैत वेदांता, जिसके प्रोपाउंडर हैं शंकराचार्य। तो अद्वैत वेदांता के प्रोपाउंडर कौन? शंकराचार्य। रामानुजाचार्य ने विशिष्ट विशिष्ट द्वैत वेदांत की बात की है। ठीक है, तो विशिष्ट अद्वैत वेदांत की बात किसने किया है? रामानुजाचार्य ने किया है। द्वैत वेदांता की बात माधवाचार्य ने किया है। निम्बकाचार्य के द्वारा द्वैत अद्वैत वेदांत की बात की गई है। क्या? किसकी? द्वैत अद्वैत वेदांत की बात की गई है। ठीक है, शुद्ध अद्वैतवाद की बात वल्लभ के द्वारा की गई है। और पुष्टि मार्ग के भी प्रोपाउंडर कौन है? वल्लभ ही है। ठीक है, अचिंत्य वेद अभेद। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अचिंत्य भेद अभेद, यह जो है यह फिलॉसफी जो है वो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ये भी जो है काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो प्रीवियस ईयर के जो है वो प्रश्न उठा लीजिए, यहाँ से प्रश्न जो है आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, और खास तौर से जो मैचिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं वहां पे तो यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। कौन सा वेद? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेदों के अंतर्गत आता है ऋग्वेद। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो कालिया, वासुकी, पुष्कर, शेषनाग। तो जिसको रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया था वो जो है वासुकी नाग थे। ठीक है, तो वासुकी को जो है रस्सी बनाकर जो है समुद्र मंथन किया गया था। इसकी एक पिक भी मैं आप लोग को दिखा रहा हूं, ये आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये जो मानधर पर्वत है इसके लिए मंथन के लिए जो रस्सी बनाई गई थी वो वासुकी नाग को जो है वो इस्तेमाल किया गया था और समुद्र मंथन किया गया था। और समुद्र मंथन के तहत जो है 14 रत्न निकले थे। ठीक, 14 रत्न निकले थे। तो ध्यान दीजिए, थोड़ी सी ये पौराणिक कथा है, इसमें देख लीजिए। स्कंद पुराण के अनुसार अमृत प्राप्ति के उद्देश्य से, ठीक है, अमृत प्राप्ति के उद्देश्य से देवताओं और दैत्यों ने मिलकर मंदरांचल, इस पर्वत का क्या नाम है? इस पर्वत का भी नाम जो है कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इस पर्वत का नाम था मंदरांचल पर्वत। ठीक है, मंदरांचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन किया गया था। और इससे, जैसे मैंने बताया, इससे जो है 14 महारत्न निकले थे। कितने महारत्न निकले थे? 14 महारत्न निकले थे। और इसी मंथन से देव, वैद्य, धनवंतरी और अमृत भरा कलश लेकर प्रकट हुए थे। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो अमृत वाला जो घड़ा था वह लेके कौन उत्पन्न हुआ था? तो धनवंतरी। ठीक, अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुई थी? ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में क्या है? सती प्रथा, बाल विवाह, जौहर प्रथा, इनमें से किसी की नहीं। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में सही उत्तर है जौहर प्रथा। आप लोग को पता होना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी वो जो है रानी पद्मावती के प्रति आसक्त हो गया था। ठीक है, तो जब राजा रतन सिंह जो चित्तौड़ के राजा होते हैं और रानी पद्मावती जो है चित्तौड़ की महारानी होती है, राजा रतन सिंह की मृत्यु के बाद, ठीक है, मृत्यु के बाद रानी पद्मावती जो है वो कई मतलब कि हजारों रानियों के साथ, ठीक है, जो विधवा हो चुकी थी युद्ध के दौरान, उनके साथ एक अग्नि कुंड में जो है सामूहिक आत्मदाह किया था। और वही जो सामूहिक आत्मदाह था उसी को जौहर कहा जाता है। ठीक है, तो जौहर प्रथा जो है वो राजपूतों के टाइम पीरियड में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर से जो है कोर्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक, RO का बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इसमें आप रिकॉर्डेड और लाइव लेक्चर पा सकते हैं। ठीक, इसके साथ में टॉपिक वाइज और फुल लेंथ टेस्ट जो है उनकी संख्या 25 रखी गई है। पूरे साल भर का करंट अफेयर, साथ में आप जो है फ्री पीडीएफ नोट्स जो है वो कंटेंट्स के मिलेंगे। इस कोर्स के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और गूगल प्ले स्टोर पे जाकर आपको द प्रयागराज इंस्टीट्यूट टाइप करना है। आपको ऐप प्राप्त होगा, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए
और इस कोर्स में एनरोलमेंट के लिए मात्र 1499 रुपए 1499 रुपए से आप इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। अगर इस कोर्स से संबंधित एक्स्ट्रा कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये जो दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर हैं, ठीक व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ